एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वो बहस है पितृसत्ता पेट्रियार्की को लेकर कि भारत में अभी भी एक बड़ा तबका बहुत मानसिक रूप से पिछड़ा है, रूढ़िवादी है, जातिवादी है। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। तो क्या राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि पूरा जो अपर कास्ट वोट बैंक है या उसका एक बड़ा हिस्सा हाथ से जा सकता है अगर वो पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद के खिलाफ और मनुवाद के खिलाफ अगर खुलकर उतरकर सामने आ रहे हैं? तो शास्त्र जब लोकमत बन जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मसलन कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि साहब स्त्री को सिर्फ 2 इंच मुस्कुराना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि साहब उसको घूंघट काढ़ करके ही रहना चाहिए, लेकिन लोक में ये चीजें हैं। तो मनुस्मृति के जो विधान रहे हैं वो लोक के जरिए ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं और इनकी सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो अपर कास्ट महिलाओं पर पड़ी है। Women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। और आज जो महिलाएं वहां से निकल करके आई हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वो इस बात को समझ रही हैं कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है या जो मनुस्मृति जो लोकमत में तब्दील हुई है, इसको खारिज भी किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। और यही वजह है कि वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रही हैं, राहुल गांधी की बातों पर भरोसा कर रही हैं। वेद जिसकी चर्चा करता हो, सतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता हो और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. नरेंद्र मोदी का तो सिर्फ समय आया था, राहुल गांधी का दौर आया। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जंतर मंतर के बाद के भारत में लग रहा था कि भारत आगे बढ़ने की दिशा में ये राजनीति कर रहा है, लेकिन आप देखिए कितनी पुरानी बहस वापस आ रही है। आरक्षण को लेकर, आरक्षण मिटाने, हटाने, घटाने को लेकर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में युवाओं को भड़काया जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी जो बयानबाजियाँ उभर कर आ रही हैं, जिसमें बहुत ही घटिया और मैं कहूँगी बेशर्म और अश्लील बयान जो दलितों के, बहुजनों के, आदिवासियों के खिलाफ और तथाकथित जो निचली जातियां हैं उनके खिलाफ, ये सो कॉल्ड सवर्ण जो लोग हैं, मैंने कहा राजनीति के ज़रिए भटकाए गए लोग, इनके ज़रिए इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं जिनको कहना भी मुश्किल है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वो बहस है पितृसत्ता पेट्रियार्की को लेकर। उसमें ख़ास बात राहुल गांधी ने जब पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे में जब उन्होंने खासकर स्मैश द पेट्रियार्की कहा, यानी तबाह कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए पेट्रियार्की को, पितृसत्ता को, और उसके साथ साथ मनुस्मृति, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको अभी तक अनटचेबल माना जाता था। क्योंकि जिस तरह से पूरी ये आरएसएस की जो ब्राह्मणवादी राजनीति है, उसके पूरे जो आभा मंडल एक तैयार किया गया, उसमें मनु को एक बहुत ही सेक्रेड, एक ऐसे पवित्र नाम के तौर पर आगे रखा गया है जिससे पूरे तरीके से छुआ नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि बिल्कुल मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा गया है कि वो इसका मुकाबला करें, और उनके बयान में आपको भी सुनवाऊंगी भी उनका बयान, एक लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया और उसमें ये कहा कि देखिए, मनु की आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन मनु के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनका जो तथाकथित रूप से योगदान है, कालखंडों का जिक्र कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर रविकांत जुड़ गए हैं, जाने माने स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं। उनसे मैं एक पल में बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले रविकांत जी ये बयान सुन लेते हैं कि आखिर कह क्या रहे हैं दोनों, राहुल गांधी और साथ साथ योगी आदित्यनाथ। Manusmriti, which says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए।
भाई भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। रविकांत जी, आपने देखा कि काफ़ी कुछ बनाने और बताने की एक कोशिश की गई और बहुत ही अग्रेसिव ये अटैक है, जिसमें न सिर्फ के राहुल गांधी पर बल्कि पूरे राहुल गांधी के पूरे ख़ानदान को खींच लिया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके नाना नानी और दादा दादी और फलां लोग और आपके परनाना, इन सब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कालखंड का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मनु का रामायण में जिक्र है, वो वेदों का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर खुद राहुल गांधी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी की जाति किसी से छिपी नहीं है। अगर मैं आपको सबसे पहले ये पूछूं कि ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या रही थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें उन्होंने पितृसत्ता और मनुवाद दोनों को घेरा, दोनों पर बातचीत की? शुक्रिया आरफा जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी इस समय देश के वो लीडर हैं जिन्होंने वैचारिक स्तर पर एक स्पष्ट लकीर खींच दी। बल्कि मुझे तो यहाँ तक लगता है कि नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी का एकमात्र वो लीडर हैं जिन्होंने हिंदुत्व को सीधे चुनौती दी है और नेहरू जी से भी आक्रामक ढंग से उन्होंने उस पूरे हिंदुत्व की विचारधारा को घेरा है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए, चाहे सावरकर के माफीनामे का सवाल हो या संविधान को बचाने को लेकर के जो हिंदुत्ववादियों का मनुस्मृति को लेकर के पूरा बयानबाजी हो, उस पर लगातार राहुल गांधी बोलते रहे हैं। पिछड़े और दलितों को लेकर के राहुल गांधी हमेशा हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस देश में संवैधानिक जो व्यवस्था है, समता, न्याय और बंधुत्व, ये जो उसके मूल उद्देश्य हैं, उस पर ही ये समाज हमारा स्थापित होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो लोग आज सत्ता में हैं वो दरअसल पहले दिन से ही भारत के संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बर्दाश्त नहीं कर रहे। और ये इतिहास में दर्ज है कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था, उसके ठीक 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये लिखा था कि हमें ये संविधान स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है, क्योंकि ये संविधान भारतीय नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। तो पहले दिन से, चाहे वो राष्ट्रगान का सवाल हो, चाहे तिरंगे का माने राष्ट्रध्वज का सवाल हो, हमेशा से उन्होंने इन राष्ट्रीय प्रतीकों को खारिज किया है। और तब से लेकर के और अब तक, चूंकि अब ये हिंदुत्ववादी सत्ता में आ गए हैं, तो खुले तौर पर वो भारत के संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हटा करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ऐलान किया था और उसी ऐलान के अगेंस्ट में राहुल गांधी संविधान लेकर के खड़े हो गए थे और नतीजा हम लोगों ने देखा कि जो 400 पार का सपना देख रहे थे, वो सारी बेईमानी के बाद 240 पे आकर के अटक गए। तो ये मूल वजह थी राहुल गांधी का वैचारिक रूप से मजबूती के साथ खड़े होना। और इस देश में जो अंबेडकरवादी विचारधारा है, जो संविधानवादी विचारधारा है, जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष जो आइडियोलॉजी है, उसने
अब तक इतना बड़ा फैलाव तो कर ही लिया, इतना विस्तार तो कर ही लिया है कि लोगों के जहन में ये बात है। डॉक्टर अंबेडकर का वो मैसेज है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के जो करोड़ों दलित हैं, करोड़ों वंचित हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। इस जी। बात को वो लोग समझ रहे हैं, और ये पिछले 10 साल में जो तमाम एक्टिविस्ट इस बात को लेकर के जा रहे थे, तो वो चीजें अब सामने रख रही हैं। इसी में मैं जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने पुणे में जो कार्यक्रम किया, और पुणे अपने आप में ऐतिहासिक है, वो धरती है जहां पर सावित्रीबाई फूले, जहां पर फातिमा शेख, जहां पर ज्योतिबा फूले ने उस पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ, उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, दलितों शूद्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किए थे, और जो सामाजिक बहिष्कार था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए थे। तो जी। राहुल गांधी उसी लाइन पर आ जाकर के खड़े हो गए हैं। इसलिए खड़े हो गए हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पूरे आरएसएस का तंत्र ये दावा कर रहा था कि साहब महिलाएं तो हमारे पास हैं, और महिलाओं को हम 2000 रुपए में, 4000 रुपए में और उनका वोट खरीद लेते हैं। ये आज राहुल गांधी ने दिखा दिया कि इस देश की जो जैनजी महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं, और उन्हें वो पितृसत्तात्मक मूल्य बर्दाश्त नहीं है, उन्हें जी, वो मनुस्मृति वाले मूल्य बर्दाश्त नहीं है। प्रोफेसर रविकांत, यहाँ मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात तो मैं अभी रिजर्वेशन की पूरी डिबेट पे ही आऊंगी कि कैसे जो पूरा संघी खेमा है उसी में देखिए आपस में घमासान हो गई है, और इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है, या इसको मैं कहती हूँ जो प्रोग्रेसिव खेमा है वो इसे किस तरह से देख रहा है। चिराग पासवान ने कह दिया कि मेरे जीते जी जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक जाके उन लोगों से मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन बदलिए, सुधारिए, खत्म कीजिए, घटाइए, तमाम तरह की चीज़ें। तो एक तरफ ये सिंबलिज्म है, दूसरी तरफ ये सिंबलिज्म है। लेकिन आप और मैं, यानी आप प्रोफेसर हैं, मैं पत्रकार हूं, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन कम से कम मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो मैं जितना चाहूँ राजनीति में, जिस हद तक चाहूँ उतना प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये कि मुझे राहुल गांधी की किसी भी बात से असहमति नहीं है, बल्कि बहुत खुशी है कि एक मुख्य धारा का पॉलिटिशियन इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन साथ साथ जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये कि भारत में अभी भी एक बड़ा तबका बहुत मानसिक रूप से पिछड़ा है, रूढ़िवादी है, जातिवादी है। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है, मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। और यही वजह थी कि अब जो बीजेपी जो सारा सपोर्ट कर रही है वो भी तो इसीलिए कर रही है क्योंकि वोट बैंक को साधना चाहती है। तो क्या राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि पूरा जो अपकास्ट वोट बैंक है या उसका एक बड़ा हिस्सा हाथ से जा सकता है अगर वो पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद के खिलाफ और मनुवाद के खिलाफ अगर खुलकर उतर कर सामने आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसका दूसरा पहलू है। जिस अपर कास्ट की आप बात कर रहे हैं, ये इतिहास बताता है, बल तमाम आप पढ़ सकते हैं घटनाओं को, तमाम उन इतिहास के लम्हों को, कि जो अपर कास्ट है उसमें महिलाएं ज़्यादा पराधीन हैं। बल्कि जो बहुजन तबका जिसे हम कहते हैं, दलित है, पिछड़ा है, वो खेतों में काम करने वाला है, वो मजदूरी करने वाला है, तो उस पर ये पितृसत्ता कम लागू होती है। लेकिन जो अपर कास्ट महिलाएं हैं उन पर पितृसत्ता ज़्यादा लागू होती है, नंबर 1। नंबर 2, मनुस्मृति का पाठ नहीं होता है। वो बहुत, जो अभी जो बाबा अवतरित लिए हैं ना इस पर सोशल मीडिया पर, और आपने देखा होगा, मैं एक बहुत संक्षेप में बात कह दूँ, सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत बहुजन डिस्कोर्स था, अंबेडकरवादी डिस्कोर्स था, और उसको दरकिनार करने के लिए बाबाओं की पूरी फौज उतार दी गई, ये पॉलिटिकल बाबाओं की फौज उतार दी गई, और वो आकर के उपदेश देने लगे कि साहब 13 साल में शादी कर दी जाए। एक बाबा तो कह रहा है कि अगर मांग में सिंदूर ना हो तो खाली प्लॉट समझ लीजिए। इतनी बेहूदगी की गई, और पतियों को लेकर के वो पीटे भी तो भी आप मानिए कि नहीं, वो पति परमेश्वर है हमारा, ये सारी बातें की गई। तो दरअसल जो मनुस्मृति है उसका पाठ नहीं होता है, बल्कि उसको लोक में इस तरीके से रचा बसा दिया गया है कि वो लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो शास्त्र जब लोक मत बन जाता है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मसलन कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि साहब स्त्री को सिर्फ 2 इंच मुस्कुराना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि साहब उसको घूंघट काढ़ करके ही रहना चाहिए, लेकिन लोक में ये चीज़ें हैं। तो मनुस्मृति के जो विधान रहे हैं वो लोक के जरिए ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा
जो मार पड़ी है वो अपर कास्ट महिलाओं पर पड़ी है। और आज जो महिलाएं वहां से निकल करके आई हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, वो इस बात को समझ रही हैं कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है या जो मनुस्मृति जो लोकमत में तब्दील हुई है, इसको खारिज भी किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। और यही वजह है कि वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रही हैं, राहुल गांधी की बातों पर भरोसा कर रही हैं। और आपने मंच पर देखा वो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें मैक्सिमम जो महिलाएं थी, मुझे लगता है 50% महिलाएं अपर कास्ट महिलाएं थी, बाकी और उसमें दलित समाज की भी महिलाएं थी, मुस्लिम समाज की भी महिलाएं थी, पिछड़ा समाज की महिलाएं थी। लेकिन वो अब नेहा सिंह राठौर ने वहां पे किया, नेहा सिंह राठौर कौन है? अपर कास्ट महिला है। तो वो चीजें जो सामने आ रही है, मुझे लगता है कि उससे राहुल गांधी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के भीतर इस समय बहुत बेचैनी है इसको लेकर के। और अगला जो सवाल आप लेने वाले हैं, जहां पे आपने इशारा किया कि ये जो सवर्ण जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है इस समय जंतर मंतर पर, आरक्षण हटाओ आंदोलन, ये दरअसल उसी पूरे मूवमेंट को, या जो पूरा राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है, उस पर ही आघात करने के जी। लिए जंतर मंतर पर एक खेल रचा जाए। रविकांत जी, मैं सवाल इसमें ये पूछ लेती हूँ कि अभी देश ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा, उतना बड़ा हो ना हो ये आंदोलन, ये कामयाब बहुत था आंदोलन। देखिए, वैसे तो हमारे किसान भी 13-14 महीने बैठे रहे, उन्होंने भी कानून वापस करा लिया, एनटीसी एनआरसी मूवमेंट को कैसे क्रश कर दिया गया, लोगों को जेल भेज दिया और सब कुछ खत्म हो गया। पहलवानों का मूवमेंट भी उस तरह से कामयाब नहीं रहा। लेकिन ये बहुत छोटा और कम दिन का ये मूवमेंट था। छोटा मैं तादाद के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं वक्त के हिसाब से कह रही हूँ, टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत कामयाब रहा। और इसमें सबसे खास बात जो मेरे जैसे व्यक्ति को जो समझता है कि भारत में 2 फॉल्ट लाइंस हैं, मजहब और जाति, और इनके बगैर कोई भी चीज़, कोई भी सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकता। आप यकीन जानिए कि कई बार वहाँ जाने के बावजूद यही 2 चीज़ें ऐसी थीं जो सुनने को नहीं मिली। यानी किसी की जाति नहीं पूछ रहा था कोई, ना ही किसी का धर्म कोई पूछ रहा था। पहली बार एक ऐसा भारत लगा, ऐसा लगा किसी यूटोपिया में जी रही हूँ। उसी के बरक्स, उसी जगह पर वही भूमि, वही वेन्यू, वही जगह, वही सिंबल, और वहाँ पर अपर कास्ट लोग जाके और कहते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म करो, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए ऐसी ऐसी भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं। इसके अलावा इनके जो यूट्यूबर और पत्रकार, तथाकथित पत्रकार हैं, वो दलित महिलाओं के बारे में सेक्सुअल हिंसा की सीधे तौर पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में घटिया बातें हो रही हैं। तो ये 2 भारत जो दिख रहे हैं, इन 2 भारत को कांग्रेस पार्टी, आप एक स्कॉलर के तौर पर और एक दलित बहुजन के तौर पर, आप कैसे देखते हैं? आरफा जी, मैं यहाँ पे आपकी ही बात से एक सवाल ले रहा हूँ। इस देश में आज की तारीख में मुझे लगता है कि दलितों के सबसे बड़े नायक के तौर पर, सबसे विश्वसनीय नेता के तौर पर राहुल गांधी है। जितनी शिद्दत के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं और मुखर होकर के ये कह रहे हैं कि दलितों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको कैसा सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी होना चाहिए, लेकिन वो यूट्यूबर्स चंद्रशेखर आजाद पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये बहुत गहरी साजिश है कि राहुल गांधी के साथ जो दलित समाज जुड़ रहा है, उसे हटा करके चंद्रशेखर के साथ कर दिया जाए, उसे बांट दिया जाए। अभी अब सीजेपी के जो इस समय अध्यक्ष हैं, स्वघोषित संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं। क्या ये खेल आपको यहाँ नहीं लगता है कि कुछ दलित समाज महाराष्ट्र का जोड़ दिया जाए उनके साथ, ताकि ये कांग्रेस पार्टी के साथ न जुड़े? असली खेल यहाँ पे ये चल रहा है। और जो दलित महिलाओं के लिए ये कह रहे हैं, जो दलितों के लिए अपशब्द कह रहे हैं, ये तो इनके जेहन में, इनके खून में है, ये कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं। यही तो मनुस्मृति का खेल है, यही मनुवाद है असल में, कि इनको कोई भय नहीं है। ये स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ लोग हैं और अपने उस सांस्कृतिक जो इनको संपदा मिली हुई है उसके जरिए इनके भीतर का अहंकार, इनके भीतर की ताकत ये बोलती है, और इससे वो दलित समाज और ज्यादा एकजुट होगा। लेकिन उसे एकजुट करके कहाँ ले जाया जा रहा है? उसको कोशिश की जा रही है कि वो चंद्रशेखर की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि चंद्रशेखर का अपना एक उनका राजनीति करने का तरीका है। चंद्रशेखर जिस तरह से बात रखते हैं, और मैं ये भी सवाल उठ रहा हूँ कि चंद्रशेखर कैसे मध्य प्रदेश में जाकर के रैलियां करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उन्हें कभी नहीं रोका जाता। लेकिन राहुल गांधी को एक एफआईआर कराने के लिए 5-5 घंटे बिठा करके रखा जाता है, और दलित मुद्दों पर हाथरस में जब वो आते हैं, देख दलित बेटी के बलात्कार के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, तो वहां पर पुलिस वाले उनको धकियाते हैं। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा, और असली खेल इसका समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सवर्णों का ध्रुवीकरण हो, और जो दलित इसके जरिए
सामने आए, वो किधर मूव करे, चंद्रशेखर की तरफ मूव करे, ये खेल है। और ये कांग्रेस पार्टी के साथ न जुड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें सामने समझ में आ रही हैं, सबको समझ में आ रही हैं। और राहुल गांधी इस देश में आज अंबेडकरवादियों के लिए, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए सबसे बड़े आइकॉन बनकर के उभरे हैं, और वही संसद से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। असली खेल इसके पीछे ये है। बहुत बड़ी बात है आप जो कह रहे हैं फिलहाल, और एक दलित स्कॉलर, एक दलित प्रोफेसर अगर इस बात को कहता है कि राहुल गांधी दलित बहुजनों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो मैं इसको और भी बड़ा स्टेटमेंट मानती हूं। मैं इस वक्त आपसे ये पूछ रही हूं कि जो भी कुछ अब तक हम देख रहे हैं पिछले करीब मान लेते हैं 50-60 दिनों के दौरान, सीजेपी के दौरान, सीजेपी के बाद का जो भारत है, उसमें राहुल गांधी जो लीडरशिप अपनी दिखा रहे हैं, चाहे वो उन लोगों के साथ खड़े रहना जिनको मारा पीटा गया, उनके साथ वायलेंस बरता पुलिस ने, और उसके बाद हमने देखा है एफआईआर को लेकर जिस तरह से उन्होंने धरना दिया, उनकी बहन भी, प्रियंका भी, और खुद जो सांसद हैं वो भी उनके साथ रहीं। इसके बाद अब ये मनुस्मृति और महिलाओं को सशक्त करने की बात है। और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि महिला को और महिला वोट को 2,000 रुपये में रिड्यूस जिस पार्टी ने कर दिया था, कहीं ना कहीं उसको एक गरिमा देने का काम हुआ है। पहली बार मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरह भी देखा, तो शुक्रिया ये बात कहने के लिए। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बात तो तब है, कमाल तो तब है, ये सब जो कर रहे हैं राहुल गांधी, ये सामाजिक जो चीज़ें हैं ये राजनीतिक में बदलें और चुनावी में बदलें। क्योंकि आप ये देखिए 2014, 19, 24 कई सारे जो विधानसभा चुनाव रहे, इस सब में कामयाबी तो नहीं मिली है राहुल गांधी को। तो वो बड़े समाज सुधारक हो सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय से उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन क्या वो वोट लाएंगे? देखिए अरफा जी, हम लोग भी आज के 2 साल पहले, साल भर पहले ये सवाल खड़ा करते थे कि राहुल गांधी को जितनी ताकत के साथ जमीन पर आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। हम लोग कई बार निराश हो जाते थे, लेकिन हम नहीं भांप पाए इस बात को कि राहुल गांधी की असली स्ट्रेटजी क्या है। राहुल गांधी 5 साल तक, शुरू के 14 से लेकर के और 19 तक बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं। 20 में आकर के वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, और 24 में वो संविधान को उठाते हैं। वहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर आप सफ़र देखिए तो उन्होंने लगातार हिंदुत्व की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो उसकी मंशा है, जो उसकी आक्रामकता है, जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ उसकी सोच है, उसको उद्घाटित किया। आरएसएस को बेपर्दा किया। ये वो संगठन है जो पिछले 100 साल से छिप करके खेल कर रहा था। 3 बार इस पर बैन लगता है, लेकिन फिर धीरे से वो निकल करके सामने आ जाता है। कई बार माफी मांग करके आ जाता है, कई बार और दूसरे षड्यंत्र करके आ जाता है। ये कभी जनता में एक्सपोज नहीं हुआ था, बल्कि जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में एक ऐसी छवि उसने बनाई थी कि साहब हम तो सांस्कृतिक संगठन है और हम कितने बड़े काम कर रहे हैं, हम असली देशभक्त हैं, असली हिंदुओं की सेवा करने वाले हैं, हिंदुत्ववादी हैं। इस बात को एक्सपोज करने के लिए राहुल गांधी ने वक्त लिया, और वो दिखाना चाहते थे कि ये जो सेवा के नाम पर आए हैं उनके 5 सितारा इस समय ऑफिस बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर में बैठ करके वो डकैती डाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी कोरोना में बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जैसे ही 14 फरवरी आती है, बजरंग दल के लोगों को आगे करके ये लाठियां बरसवाते हैं, उन महिलाओं पर भी इनके राखियां बंधवाते हैं जबरदस्ती। तो पूरे हिंदुत्ववादी जो तमाम संगठन कुकुरमुत्तों की तरह निकल करके आए थे, वो लोगों की नजर में आ गए, और आरएसएस उनके पीछे खड़ा हुआ है। ये बात अब एक एक व्यक्ति को समझ में आ गई, चाहे वो गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, शहर में हो या महानगर में हो। उसको ये भी बात समझ में आ गई कि ये महिलाओं के घनघोर विरोधी हैं, दलितों और जो ओबीसी है उसके खिलाफ किस तरह की इनकी मानसिकता है। ये बात अब पूरे तरीके से समझ में आ चुकी है लोगों के, और इसीलिए राहुल गांधी जब लोहा गर्म हो चुका है, अब चोट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वो जिस तरह से आइडियोलॉजिकल फाइट कर रहे हैं, सिर्फ, और उन्होंने कहा भी, ममता बनर्जी के साथ जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, उसमें उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव के जरिए इस लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं, अब हमें वो प्रतिरोध की राजनीति करनी होगी, रेसिस्टेंस की पॉलिटिक्स करनी होगी। और उसका मतलब है कि गांधी की तरह सत्याग्रह करना होगा, सड़क पर आना होगा और इनके सामने सीधे मुठभेड़ करनी होगी। तो चाहे वो जंतर मंतर, अब जंतर मंतर जो गुलजार हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? छात्रों की गूंज कोटा से शुरू होता है, और आप देहरादून में आकर के देखिए, जब राहुल गांधी के मंच पर वो रिया के फादर आकर के वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम हमारी तरह
कोई बेटी अपनी खो दे, कोई अपना बेटा खो दे, और इसके लिए राहुल गांधी के साथ हम खड़े हैं। उसके बाद ही आप जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि हुजूम पहुंचता है, वो जैनजीज पहुंचते हैं और निडर और बेखौफ होकर के। और मैं तो सैल्यूट करूंगा इस देश के जैनजी को कि राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया था, डरो मत, उन्होंने दिखा दिया है। बहुत सारे लोग नहीं इससे बाहर आ पा रहे थे, लेकिन जो बच्चे 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, उन्होंने राहुल गांधी के मैसेज को लिया कि डरो मत। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का मजाक बनाया, जिस तरह से प्रधानमंत्री के 56 इंची छाती को उन्होंने कहा 56 इंच का बंदर, उससे ये पूरी सत्ता एक तरह से मैं तो कहूंगा कि एक्सपोज ही नहीं हुई, नेस्तनाबूद हो गई, और इसकी जमीन पूरी तरीके से अब निकल चुकी है। इसलिए अब जो चुनाव होगा वो चुनाव असल में जनता वर्सेस ये सत्ता का चुनाव होगा। राहुल गांधी उसमें जो भूमिका अदा कर रहे हैं वही करेंगे, और जनता अब खड़ी होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि एक समय आएगा जब जनता खड़ी होगी, लाठी लेकर के इनको दौड़ाएगी। वो किया, जंतर मंतर पे हमने देखा, लेकिन बहुत अहिंसात्मक तरीके से उन बच्चों ने दिखाया कि सत्याग्रह को। और इसलिए मुझे लगता है, हाँ मैं मानता हूं कि अभी विपक्ष में कमजोरी है साहब, वहां तो हजारों करोड़ का फंड है। कांग्रेस पार्टी के पास कितना फंड है, विपक्षी और जो दल है उनके पास कितना फंड है? हाँ रविकांत जी, मैं इसी पे आने वाली थी, और मैं जी। आपसे सहमत हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं उन कम लोगों में से एक हूँ जिन्होंने ये समझा है इस बात को कि जो भूमिका थी जंतर मंतर की वो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। और खासकर राहुल गांधी का, मैं अभी नहीं बल्कि मुझे लगता है भारत यात्रा के दौरान भी उन्होंने युवाओं के साथ भी उन्होंने वॉक किया, भारत जोड़ो किया, फिर उन्होंने महिलाओं के साथ भी किया। और मैं इस बात को लेकर आपसे सहमत हूँ कि ये पूरी एक तरह की कंस्टिट्यूएंसी, एक माहौल तैयार हो चुका था जिसका सीजेपी को फायदा हुआ। और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग आए और उन्होंने एक तरह से सत्ता के विरुद्ध या बहुसंख्यकवाद के और छात्रों के जो उनका पूरा नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ सड़कों पर आए। लेकिन अब जो एक फिक्र जाहिर की जा रही है वो ये कि ये क्या सिर्फ धारावाहिक की तरह चीज़ें होंगी, ये एपिसोडिक चीज़ें होंगी। मैं कई जानकारों से बात कर रही हूँ पिछले 2-3 हफ्ते में, और उनका ये मानना है कि अब राहुल गांधी को इस जो अभी बुनियाद तैयार है उस पर इमारत खड़ी करनी है। ये लंबा और बहुत मुश्किल काम है। उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि जिस तरह का जंतर मंतर का तथाकथित गैर राजनीतिक प्रोटेस्ट था, एक बिल्कुल पूरे तरीके से राजनीतिक प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग चुनावों में धांधली कर रहे हैं, खासकर सत्ता से जुड़े हुए लोग, चुनाव के जरिए वो आए ज़रूर हैं लेकिन चुनाव के जरिए जाएंगे नहीं जब तक जिस सत्याग्रह का आप जिक्र कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ युवाओं की गूंज से ये काम चलेगा, या रामलीला मैदान में 2-4 लोग जमा हों 2-4 हफ्ते तक तब कुछ होगा? प्लान क्या है? देखिए आस्था जी, मैं इस सवाल पर आऊं उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं। हमने जंतर मंतर के आंदोलन में देखा कि जिनके पिता बीजेपी में थे वो बच्चे भी खड़े थे। वो परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, लेकिन वो बच्चे वहां पे खड़े थे और ये डंके की चोट पर कह रहे थे कि हमने भी कभी बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने इस देश को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। जब आप पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन हम लोगों को दिखाई दिया कि पिता बीजेपी का समर्थक है लेकिन बेटा बेटी दिखाई पड़ रहे हैं वो जंतर मंतर पर और सीधे राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सीजेपी के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा फर्क। दूसरा, जो प्रशासनिक अमला होता है वो अगर सत्ता ताकतवर है, सत्ता मजबूत है, तो उसके इशारे पर काम करता है। और जैसे ही उसको लगने लगता है, राहुल गांधी जी ने डंके की चोट पर कहा कि जो लोग हैं वो समझ लें, सूचनाएं हमें सब मिल रही है कि कौन लोग हैं जो ये खेल कर रहे हैं, पीएमओ के भीतर से वो खबरें मिल रही हैं। तो वही जो प्रशासनिक तंत्र जो अभी मोदी के लिए काम करता था वो अब न्यूट्रल होगा। उसे डर लगेगा कि कल को अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा, हमें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, हमें जेल जाना पड़ सकता है। तो आज उनके भीतर भी सत्ता का डर, सत्ता का खौफ कम हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल होंगे और अपने जो उन्हें ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी का पालन करेंगे। आधा चुनाव तो हम यहाँ से जीत जा रहे हैं, आधा चुनाव तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष यहां से जीतेगा। अब दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या रामलीला मैदान में आने की जरूरत है, देखिए अन्ना का जो आंदोलन हुआ था, उस अन्ना के आंदोलन को इतिहास कभी उस तरह से रिपीट नहीं करता। चीजें आज 2026 है, 2026 में हम अपनी तरह से चीजें आ रही हैं। और जंतर मंतर का आंदोलन, क्या किसी ने उम्मीद की थी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी जो अचानक बनती है, उस करोड़ों फॉलोवर होते हैं और वहां पे आकर के धरना शुरू होता है और इस सरकार की नाक में दम हो जाता है। वो पार्टी जो ये कहती थी कि हमारे यहाँ कभी इस्तीफे नहीं होते हैं,
और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है। अभी हम ये भी देख रहे हैं, जब जहाज डूबने लगता है ना तो चूहे निकल करके बाहर आने लगते हैं। रामदेव से बड़ा और क्या उदाहरण आपको मिलेगा कि बाबा रामदेव जो अभी पूरे तरीके से मोदी के भक्त बने हुए हैं, अचानक वो मोदी की सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस सरकार का, पिछली सरकार का वो प्रशंसा भी करने लगे हैं। ये जो परिस्थितियां हैं वो बताती हैं कि ये राजनीति पूरे तरीके से बदलते हुए नजर आ रही है। और अब मुझे लगता है कि रामलीला मैदान से ज़्यादा ज़रूरी है कि देश भर में ये आंदोलन खड़े हों। मुझे जो खबर मिली है कि 88 छात्रों के गूंज कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इस समय युवा लीड कर रहा है, जो जैन जी है वो लीड कर रहा है देश को, देश के मर्म को, देश की राजनीति को। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए जो तमाम अभी आयोजन होने हैं वो एक पूरे मूवमेंट को, एक पूरे नैरेटिव को आगे लेकर के जाएंगे। और राहुल गांधी तो वो कमर में अब कस चुके हैं, उन्हें लौट करके नहीं देखना है पीछे कि हमें और क्या सोचना है, क्या करना है। समूचा विपक्ष आज राहुल गांधी के भीतर समाहित हो चुका है और विपक्ष भी उन्हें अपना लीडर स्वीकार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो लीड लेंगे, हो सकता है 29 के पहले हम वो भी देखें। हालांकि मोदी जी की विदाई जल्दी होगी और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने अभी तक जो बातें कही हैं, वो भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिष जी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने भविष्यवाणियाँ अभी तक की हैं वो पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि 8-9 महीने के बाद मोदी जी भी विदा करेंगे और अब देखना होगा कि उसके बाद क्या होता है। मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ राहुल गांधी की उस पूरी राजनीति को समझते हुए कि नरेंद्र मोदी का तो सिर्फ समय आया था, राहुल गांधी का दौर आएगा। और जो आरएसएस 100 साल में उसने इस देश के पूरे फैब्रिक को, पूरे समाज के सिस्टम को जो विकृत किया, जो नफरत में तब्दील कर दिया, वो आरएसएस अब पृष्ठभूमि में जाएगा। अब वो प्रियंक खड़गे करेंगे या राहुल गांधी करेंगे ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन आरएसएस अगले 100 साल के लिए जमीन के भीतर दफन होने जा रही है, ये भी मैं आज कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी आपका। और मुझे तो ये असंभव लगता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या उनकी पार्टी में से, उनकी सरकार में से कोई खुद इस्तीफा देगा। यही तो बात होती है, ये चरमपंथी और जो फाशीवादी राजनीति की कभी भी ये लोग नहीं मानते कि हम हार चुके हैं या उस तरह से इस्तीफा देंगे, क्योंकि इकबाल तो इस सरकार का ख़त्म हो चुका है इस जेन ज़ी आंदोलन के बाद। लेकिन एक सवाल जो अधूरा रह गया और मुझे लगता है आपसे पार्ट 2 में डिस्कशन करूँगी, वो ये कि जो पूरी यूपीए की जो ताकत है उसको जिस तरह से देखें, इंडिया की ताकत, यूपीए के बजाय इंडिया की जो पूरी ताकत है उसको कैसे साथ लाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ छात्रों की गूंज से नहीं होगा। आने वाले कुछ दिनों में आपसे फिर डिस्कशन करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।